इस क्लास में हम प्रोनाउन मॉक 2 कह लीजिए, प्रोनाउन की जो प्रैक्टिस क्लास 2 है उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मैं खुद ही बोल के टाइप कराता हूं, तो इतने डिटेल्ड सॉल्यूशंस होते हैं कि इनकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए। जैसे कि आ जाइए, पहला क्वेश्चन, वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट वर्सेस देयर पर, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने सोचा था कि ये सही आइडिया है, सही विचार है क्या, कि स्नो बूट्स पहन लेते हैं बाहर जाने से पहले। ठीक है, क्या है सही आइडिया, स्नो बूट्स पहन लेना। अब देयर और इट का फंक्शन याद करो, क्या पढ़ाया था। देयर कब लगता है, देयर हमें बताना होता है कि ये चीज है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, कोई चीज है। देयर वर सम प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें थी, कोई चीज थी, उसके लिए देयर यूज होता है। इट कहाँ का यूज होता है, टाइम को, डेट को, वेदर को बताने के लिए। एक इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाने से, मतलब डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। टू डांस इज इजी की जगह इट इज इजी टू डांस लिखते, कुछ याद आया। तो यहाँ पे असली सब्जेक्ट क्या है अच्छा आइडिया, ये स्नो बूट्स पहन लेना। ये जो इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो इन्फिनेटिव है और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। इसमें भैया ये जो इन्फिनेटिव है ना, यही है आपका रियल सब्जेक्ट। और अगर इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाने से रोकना होता, उसकी जगह जो डमी सब्जेक्ट होता है वो कौन आता है, देयर आता है कि इट आता है। क्लियर हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने गलत टाइप कर दी थी, मतलब गलत बोल दी थी, क्योंकि मैंने इस वॉज को देखा ही नहीं। मैं इस सेंटेंस को पढ़ गया और मैंने वॉज पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इसलिए मैंने ये गलत टाइप कर दी थी, वो मैंने दोबारा ठीक करा दी है। अब जब आप इसको देख रहे होंगे, जिस टाइम पे या वीडियो देख रहे होंगे, उस टाइम तक वो ठीक होगी आपके मॉक में भी। यहाँ पे हुआ क्या, स्ट्रक्चर बढ़िया है, मतलब इस वॉज की वजह से ना पूरा ये इजी से डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी के अंदर चला गया सवाल। देखो जरा, पायल एज वेल एज फ्रेंड्स, पायल और उसके दोस्त तो जो उसके दोस्त थे, दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स। अगर यहाँ पे वॉज ना होता फिर तो कहानी आसान थी, एब्सेंटेड वर्ब बन जाता। एब्सेंट वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। यहाँ पे जो एज वेल एज है ना, ये कोई सिमिली नहीं है यार, ये कोई सिमिली नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सिमिली क्या होती है, एज वेल एज सिमिली भी बनता है, एज वेल एज प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बनता है। कैसे पहचानोगे, बिल्कुल इजी। सिमिली क्या होती है, चीजों को कंपैरिजन करने के काम आती है। राज इज एज गुड एज राहुल, राज उतना ही अच्छा जितना राहुल है, हाँ के ना। और अगर एक्शन का कंपैरिजन करना तो एडवर्ब आएगा, जैसे रोहन प्लेड एज वेल एज कुणाल, रोहन ने उतना ही अच्छा खेला जितना कुणाल ने खेला। सिमिली हमेशा वर्ब के बाद आती है। क्या यहाँ इन दोनों का कोई कंपैरिजन करना है क्या, कोई एक्शन का कंपैरिजन होना हो, इनका कंपैरिजन होना हो, कोई वर्ब दिख रही हो, तो याद करो मैंने आपको लिखा था ना, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, वो तो प्रीपोजिशंस होती हैं, ये प्रीपोजिशन है भाई। तो यहाँ पे ऐसा है कि पायल सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसा है। अब अगर यहाँ पे ये वॉज ना होता फिर तो कहानी बिल्कुल आसान थी। पायल के अनुसार यहाँ पे हरसेल्फ आ जाता, बात खत्म हो जाती। क्योंकि पायल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देमसेल्व्स नहीं, यहाँ पे हरसेल्फ लग जाता, बातें खत्म हो जाती। लेकिन ये वॉज ने सारा गेम प्लान खराब कर दिया। अब बात ये कि अगर मैं वॉज को हेल्पिंग वर्ब और एब्सेंटेड को मेन वर्ब मान लूँ तो ये पैसिव हो गया, हाँ कि ना, ये पैसिव हो गया। और अगर ये पैसिव हो गया तो पैसिव में तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता नहीं, देमसेल्फ तो उड़ेगा, लेकिन इसका कोई पैसिव वाला मीनिंग भी नहीं है। इसका मीनिंग या तो ये होता, उसके दोस्तों की तरह पायल ने भी खुद को एब्सेंट कर लिया, एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, या तो ये होता। या दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, दोस्तों की तरह पायल भी एब्सेंट थी क्लास से, या तो एब्सेंट थी वाला मीनिंग हो सकता है, या फिर उसने खुद को एब्सेंट कर लिया, उसको एब्सेंट कर दिया गया था। पैसिव वाला कोई मीनिंग इस सेंटेंस में नहीं निकल सकता, हाँ कि ना। तो अब इसका क्या इलाज कर सकते हैं अपन, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। अब इसका इलाज आपको ये करना पड़ेगा कि इसको आप मानो लिंकिंग वर्ब और इसको आप बना दो एडजेक्टिव, ये ईडी काट के एब्सेंट लिख दो, एब्सेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये देमसेल्व्स को करो आप ड्रॉप। पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स वॉज एब्सेंट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स को देख के वॉज में कंफ्यूज मत होना, है प्रीपोजिशनल के फ्रेज हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट है, पायल के हिसाब से वर्ब है, ये वॉज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोस्तों की तरह पायल भी एब्सेंट थी क्लास से क्योंकि वो बिहार बंद का दिन था। मेरी बात आई समझ, ऐसे बनेगा जी। वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे ही इसमें कोई कह दे कि आर सेल्स को हटा दो, तो आपको बड़ा अजीब लगता है।
क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं ना खुद को फिट रखना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए ऐसे करके। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर बच्चे जो कीप वर्ब है ना, कीप वर्ब एक्शन तब होती है जब कोई और चीज़, जैसे मैं आपको मैंने क्लास में एग्जांपल कराया था कि मैं अपना वॉलेट अपनी लेफ्ट पॉकेट में रखता हूँ, जब वो एक्शन खुद पर ही हो जाए तो फिट, खुद को फिट रखने के लिए नहीं, फिट रहने के लिए मीनिंग मानते हैं। हिंदी में अपन कह देते हैं खुद को फिट रखना, लेकिन इंग्लिश में वो कीप जब खुद पर ही काम करता है उसमें खुद को फिट रखना वाला सही नहीं मानते, वो इसका मीनिंग मानते हैं रहना। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट रहने के लिए, ऐसा इसका मीनिंग है। यहाँ पे सेंटेंस टूटेगा कैसे, वी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है, एक्सरसाइज इसका ऑब्जेक्ट है, रेगुलर एडजेक्टिव है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वाई का रिप्लाई। ये इन्फिनेटिव है जो एडवर्ब बन रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। अगर ये कोई ऐसी वर्ब होती जो ऑब्जेक्ट रखती तो रख लेती, लेकिन आपको पता है कि जब खुद पर ही होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता, तो ये कट गया। और ये जो फिट है ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर देगा। अब एडजेक्टिव क्यों आ पा रहा अकेला, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करती है कि आपने एक इन्फिनेटिव बनाया लिंकिंग वर्ब से, इसलिए यहाँ पर अकेला एडजेक्टिव आ पा रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इसका मतलब टू बी जैसा है, वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज टू बी फिट, ऐसा है, टू रिमेन फिट, टू बी फिट, टू कीप फिट, वो मतलब है इसका। 21वीं सेंचुरी के क्लासरूम में चिल्ड्रन आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू स्कूल। पहले बच्चों को डर लगता था स्कूल के नाम से चिढ़ते थे, आजकल वहाँ गेम्स वेम्स इतना कुछ होता है भैया। 21वीं शताब्दी का जो आइडल क्लासरूम है उसके अंदर बच्चे बल्कि एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए। एंड देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, ये बेस्ड है बच्चे, देयर के केस में आपको याद हो तो रियल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अब यहाँ पे देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, ना के बराबर या जीरो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स है। कितनी प्रॉब्लम्स है, असली सब्जेक्ट कौन है, देखो ये जो लिटिल है या नो है ये दोनों तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहे हैं, हाँ कि ना, ये इन दोनों एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रही है। और वहां पे कितनी दिक्कतें हैं, या तो ना के बराबर है या जीरो है, क्या है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। ये जो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स है ये कंपाउंड नाउन के जैसा काम कर रहा है। और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के केस में रियल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। रियल सब्जेक्ट आपका प्रॉब्लम्स है, हाँ कि ना। नो बॉयज वर प्रेजेंट देयर, मैं मानता हूं नो लिखने से आपको ऐसा लग रहा होगा जीरो है, लेकिन बच्चे नो, अगर मैं कहूं नो बॉयज इज प्रेजेंट कि नो बॉयज वर प्रेजेंट, भले ही नो लगाओ, अगर बॉयज लिख दिया तो वर्ब प्लूरल लिखते हो ना। ये वही बात है कि लिटिल और नो लिखा होने से वर्ब सिंगुलर नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम्स अगर नाउन प्लूरल दिया है उसके अनुसार वर्ब आनी है तो वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर हुआ। वहां पे उनके क्लासरूम में 21वीं शताब्दी के क्लासरूम में ना के बराबर या जीरो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल, क्योंकि हर कोई वहां पे सीखना चाहता है, एवरीवन एक एक करके बात करता है, इसलिए सिंगुलर आ गया। मैनेजर ने कहा क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हें वो सब आइटम मिल गए जो तुमने ऑर्डर किए थे। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, कंफर्म कोई चीज करी जाती है, क्या तुम ये बात कंफर्म कर सकते हो, क्या तुम मेरा ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो। ये प्रीपोजिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि कंफर्म का ऑब्जेक्ट कभी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, कंफर्म कोई चीज करी जाएगी। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। ऑब्वियसली कंफर्मेशन किसी चीज की दी जाएगी, हाँ मैं कंफर्म करता हूं कि ऐसा हुआ था, हाँ मैं कंफर्म करता हूं तुम्हारे ऑर्डर को। तो कंफर्म का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, कंफर्म कोई चीज करी जा सकती है। कंफ्यूजन भी क्यों आता है, क्योंकि बच्चे ने ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रखी होती है। उसने मुझे किताब दी, ही गेव मी अ बुक, तो ही कन्फर्म्ड मी वेदर ऐसे करके लिखने का मन करेगा। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था घर में डाई ट्रांजिटिव की फैक्ट्री मत लगाना, कन्फर्म कोई डाई ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको सही करने के दो तरीके, या तो मी को उड़ा लो, और अगर तुम मी रखना ही चाहते हो कि मुझे कन्फर्म की उसने ये बात, तो फिर टू लगा लो, या तो कन्फर्म्ड टू मी लिख लो या मी को उड़ा दो, तो में से एक काम कर लो। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर ही हैड लर्न टू डांस, मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि उसने इतना अच्छा नाचना कहाँ सीखा। आपको क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आपको याद हो तो, आई नो व्हाट योर नेम इज और व्हाट इज योर नेम। कुछ याद आ रहा है, किसी से पूछते हैं तो व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, और मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या नाम है, हाँ कि ना। वही कॉन्सेप्ट है। देखो जब तुम अपने दोस्त से पूछोगे अरे कहाँ से सीखा भैया तूने इतना बढ़िया नाचना, वेयर हैव यू लर्नड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, ये एक सवाल है। लेकिन अब किसी बंदे ने मेरे दोस्त से बात करते हुए सुना,
ठीक है, क्या बात कर रहा था तू उससे? अरे उससे पूछ रहा था यार, मैं मेरे दोस्त से पूछ रहा था, इतना बढ़िया नाच रहा हूँ, उसने कहाँ सीखा? आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त से पूछा था। अब ये बात मैं किसी और को बता रहा हूँ, ऑब्वियसली दोस्त को तो ये बात अब दोस्त को थोड़ी कर रहा हूँ, दोस्त से तो बात हो चुकी, कोई मेरे से पूछ रहा है क्या बात कर रहा था तो उससे, मैं कह रहा हूँ यार मैं मेरे दोस्त से पूछ रहा था कि इतना बढ़िया नाचना उसने कहाँ सीखा। अब ये कोई सवाल थोड़ी, अब तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आएगा, वेयर हैड ही नहीं, वेयर ही हैड आएगा। इसमें आ जाओ, ललिता विल गो सिस्टर हाउस। अब यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चीज बताना, क्या ये सेंटेंस ठीक है? दिस इज फैन, दिस इज फैन। ध्यान रखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज अ फैन, दिस इज माई फैन, दिस इज हर फैन, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, हाँ क्या ना? सेम वैसे यहाँ पे आपने सिस्टर अकेला लिख के छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए, या तो प्लूरल होता है, दीज आर फैंस, ये पंखे हैं, तो चल जाता है, हाँ क्या ना? लेकिन ना तो यहाँ प्लूरल है, आपने अकेले लिख के छोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ललिता विल गो टू सिस्टर, किसकी सिस्टर? माई सिस्टर्स हाउस, हिज सिस्टर्स हाउस, कुछ ना कुछ तो लिखो। और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ और नहीं देखा तो ऑब्वियस बात है ललिता खुद की बहन के घर ही जाएगी, तो यहाँ पे हर सिस्टर्स हाउस हो जाएगा। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मैं इसको एक काम करता हूँ, जो पहली स्लाइड है यहाँ लिख के पढ़ाता हूँ। दो स्ट्रक्चर है ये, अ फ्रेंड ऑफ माइन वर्सेस द फ्रेंड ऑफ मी, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करना, जब ए आर्टिकल लगाते हो तो वो दिखाता है जनरलाइज को, अब बॉय इज वेटिंग आउटसाइड को, लड़का वेट कर रहा है बाहर, हाँ के ना? और द आर्टिकल दिखाता है कोई डेफिनेट को। मेरी बात आई समझ में? अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, अगर मैं कहूँ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ, यहाँ पे ना ऑप्शन में ऐसे मी करके देता है, अक्सर यहाँ पे मी करके देता है। अ फ्रेंड ऑफ मी हैज इनवाइटेड मी टू हिज हाउस। किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है भैया, किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है तैयार शार होके, तो मैं कह रहा हूँ मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया उसके घर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये जो ऑफ है, जब आप ए आर्टिकल लगाते हो ना तो जनरलाइज को दिखाता है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता है, जनरलाइज को दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ है ये कर रहा होता है सिलेक्शन का काम, यहाँ पे ये कर रहा होता है सिलेक्शन का काम, इनमें से छांटने का काम। तो यहाँ पे एक्चुअली आप मीनिंग कहना चाहते हो, मेरे दोस्तों में से, जो मेरे इतने सारे दोस्त है ना, दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे उसके घर बुलाया है। मेरी बात आई समझ में? अ फ्रेंड ऑफ मी इज इक्वल टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये जो आप स्ट्रक्चर लिखते हो ना, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है वन, आपको पता ही है, हाँ कि ना? अब बॉयज ए वेटिंग आउटसाइड इज इक्वल टू वन, बॉयज वेटिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब होता है अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब फ्रेंड ऑफ माइन इज इक्वल टू होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो अब आपको समझ में आया, अगर ये सिलेक्शन का काम कर रही है, अगर ये ऑफ सिलेक्शन का काम कर रही है तो काफियों में से छटेगा, तो मी तो यहाँ पे लिख नहीं पाओगे, यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, तो यहाँ पे आप मीनिंग देना चाह रहे हो माई फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड नाउन तो रिपीट करोगे नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखते हो माइन का मतलब यहाँ पर होता माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त। लेकिन अगर सीधा कहो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है ना, तो या तो लिख लिया करो माई फ्रेंड, या तो लिख लिया करो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। अगर ऐसा कहना है कि बोलने सुनने वाले को पता है, बोलने सुनने वाले को अगर पता है कि कौन से दोस्त की बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट लिख लिया करो माई फ्रेंड, वो बेस्ट होता है। नहीं तो कुछ बुक्स में ना यहाँ पे जबरदस्ती का ये स्ट्रक्चर भी लिखा होता है द फ्रेंड ऑफ मी, हालांकि ग्रामेटिकली अच्छा स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। जब तुम्हें एक ही फ्रेंड की बात करनी है तो जबरदस्ती का ऑफ लगा के पोजीशन बना के ये सब करने की क्या जरूरत है? ये वही वाली बात है कि द कार ऑफ राजेश लिखें, उसकी बजाय राजेश कार ना लिख दें, राहुल कार ना लिख दें। तो जबरदस्ती का ये ऑफ से पोजीशन बना के इतना
सब करने की ज़रूरत क्या है जब डायरेक्ट आप माई फ्रेंड लिख सकते हो। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये किसी पर्टिकुलर की बात करता है, ए आर्टिकल से पता चल रहा है कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको माई लिखना पड़ता है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये ऐसे था भाई कि द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज अ फ्रेंड ऑफ मीन, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कि वो जो आदमी खड़ा है ना मिनिस्टर के बगल में, और स्टैंडिंग यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई। मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम कर रहा है। वो जो उसके बगल में खड़ा है ना, इज लिंकिंग वर्ब है, ये वर्ब है उस मैन की। मैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन पार्टी, इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू फैक्ट्री। ये बच्चे कुछ नहीं, याद करने की बात है। नो वन वर्सेस नन। नन इंसानों के लिए भी लग जाता है, चीज़ों के लिए भी लग जाता है, नो वन सिर्फ इंसानों के लिए लगता है। और नो वन को कभी स्ट्रक्चर में आप यूज़ नहीं कर सकते। नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द पेरेंट्स, नन ऑफ द टीचर्स, नन को ऐसे यूज़ कर सकते हो। नो वन कभी ग्रुप में से किसी, मतलब ग्रुप में से कोई नहीं वाले मीनिंग के लिए नन यूज़ नहीं होता। ये प्योर मतलब कन्वेंशन वाली बात है, याद ही करने वाली बात है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कहना इनमें से कोई नहीं, तो वो काम नो वन नहीं करता, वो काम नन ही करेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा केस इन अपोजिशन, वो आपने शायद अभी तक सुना नहीं है। अब उसको बता देता हूँ मैं। देखो होता क्या है, आपने ऐसे स्ट्रक्चर सुने होंगे, नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ कि ना। ऐसे अगर मैं कहूँ योगी आदित्यनाथ कॉमा द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन का नेम लिख रहे हो और उसके बाद उसको डिफाइन करने के लिए एक दूसरा नाउन लिख रहे हो। तो ऐसे किसी का नाम लिख के फिर कॉमा लगा के जो आप उसको डिफाइन करने के लिए नाउन लिखते हो, दैट इज नोन एज केस इन अपोजिशन। वो खुद कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता, वो किसी को डिफाइन कर रहा होता है। तो ऐसे यहाँ पे मिस्टर सुनील पवार जो सब्जेक्ट हैं उनको डिफाइन कर दिया, ये वर्ड आप लिख के आपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव सुनील पवार जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे सुनील पवार सब्जेक्ट है, इसको तो तुमने वर्ब दी नहीं, जबरदस्ती का यहाँ पे ही दोबारा लगा दिया। अगर तुम ये वर्ब अटेंड वर्ब ही को दे दोगे तो सुनील पवार की वर्ब कहाँ है फिर, इसलिए गलत हो गया। ये वाली जो बात थी, those who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminals। क्रिमिनल का जो लीडर था उसने क्या बोला, क्रिमिनल्स का जो लीडर था उसने कहा जो जो इस कमरे में है वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये भी मैंने स्पेशली उसके अंदर नोट करके बोला, बच्चे याद ही करने की बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे का डेमोस्ट्रेटिव वर्जन लगाएंगे, ठीक है। दे नहीं दोज लिखेंगे, बाकियों के डेमोस्ट्रेटिव वर्जन होते नहीं है, ही का होता नहीं, आई का होता नहीं, उनका होता नहीं, तो उनको वैसे ही चलाना पड़ता अगर कभी मजबूरी हो। वैसे आपको ऐसे कभी सेंटेंस दिखेंगे नहीं, देखो आई हु, ही हु, शी हु नहीं दिखते ना, लेकिन मजबूरी हो तो उनका वैसा लिखना पड़ जाएगा। लेकिन इसका जब डेमोस्ट्रेटिव वर्जन है, वो वाले दर्शाने वाला मीनिंग अगर है अपने पास तो वो बेटर मीनिंग देता है, कॉन्टेक्स्ट में बेटर लगता है, तो यहाँ पे दोज लिखेंगे अपन। बस ध्यान रखना जब वो सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालने वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाले, इट इज ही, इट इज शी, अगर उस स्ट्रक्चर में यूज हो इट इज दे, लास्ट सेंटेंस था ना इट इज दे हु टुक यू टू हॉस्पिटल, वहां पे दे ही लिखना क्योंकि वहां सब्जेक्ट पे ही स्ट्रेस डालना है, वहां डेमोस्ट्रेटिव में चेंज मत कर देना। ये जो लास्ट वाला है भाई, ये एक्चुअली क्या किया, ये बेसिकली एसएससी के एग्जाम्स का है, ठीक है। वैसे ऐसी चीज़ें ना रिपीट होती रहती हैं, मतलब सीडीएस के कुछ क्वेश्चन एसएससी में आ गए, एसएससी के एनडीए में आ गए, ऐसे चक्री काटती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। होना तो क्या चाहिए था, काव जो है वो जेंटलेस्ट एनिमल्स में से एक है, नन के साथ ना सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ठीक होती हैं, बल्कि आप डिक्शनरी वगैरह में टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि सिंगुलर वर्ब प्रेफर करते हैं नन के साथ, सिंगुलर वर्ब को प्रेफर किया जाता है नन के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे दो दिक्कतें, एक तो ये कि नन जिसके लिए आया है वो इस सेंटेंस में लिखा हुआ काउस, आगे चल के आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा कि अगर नन जिसके लिए यूज किया वो सेंटेंस में मेंशन्ड हो, और दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दे आर यंग, हाँ कि ना, काउस भी मेंशन्ड है, दे आर यंग भी मेंशन्ड है, तो हमें समझ में आ रहा है कि शायद ये प्लूरल की साइड ही ले जाना चाहता है इसको, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब कर दी। और दूसरा, ये एक्चुअली एक फेमस ऑथर की लाइन है, आप इसको गूगल पे डायरेक्ट टाइप करना, उसके नॉवल का नेम और सब कुछ आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बनाने वालों ने डायरेक्ट वही की वही कहीं से टापी, वो उठाई और पटक दी, है ना। उन्होंने सोचा नहीं कि जो ग्रामर के अनुसार कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है
कि शोज पढ़ा रहने देता हूँ, यहाँ पे इट्स कर देता हूँ, उन्होंने बात सोची नहीं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया और चैलेंज होने वाला सवाल बन गया। लेकिन यहाँ पे बच्चे रीजन यही है कि देयर लगा हुआ था, काउज लगा हुआ था और इसका कुछ नहीं कर सकते यार, अब उन्होंने किसी ऑथर की लाइन ही टाप दी तो उसकी क्या लॉजिक देंगे, है ना। तो इसमें कोई अपने पास चारा नहीं है, शो ही यहाँ पे अपने को करके आना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसके साथ आपके जो प्रोनाउन प्रैक्टिस नंबर 2 थी उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है जी, ऐसे ही चला करेगा आगे से। आपके जो अलग से मैंने फोल्डर बना दिया चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नाम से, इस पे वो आपके प्रैक्टिस का सेट डाला करेगा, उसके जो 5, 7, 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं ऐसे डिस्कस कर दिया करूंगा। ऐसे ही ये आपके पूरे सारे चैप्टर्स तक ही चलता रहेगा। ठीक है जी, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।